ये कहानी अब से कोई 20 साल पुरानी है। उस वक्त मैं महज 7 साल की थी और हमारे गांव धाराखेत की पहाड़ियों पर धुंध हमेशा एक रहस्य की तरह छाई रहती थी। उस धुंध के भीतर कुछ था जो दिखता नहीं था पर महसूस होता था। हमारा गांव एकदम सन्नाटे में लिपटा हुआ इलाका था। कोई भी शोर नहीं, कोई चहल पहल नहीं। सड़कें मिट्टी की थीं और घर ज्यादातर लकड़ी और मिट्टी से बने हुए थे। शहर से यहाँ आने के लिए एक घना जंगल पार करना पड़ता था और रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि जी मचलने लगता था। शायद इसलिए यहाँ कोई बाहर से आता ही नहीं था। मेरे पापा संतरे की खेती करते थे। सुबह निकल जाते थे और सूरज ढलने के बाद ही लौटते थे। मम्मी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। उनका शरीर धीरे धीरे जैसे बुझ रहा था और घर में मेरी देखभाल पूरी तरह से दादी करती थी। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मुझे लिखना पढ़ना, खाना पकाना, चोटी बनाना सब सिखाया। लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्होंने मुझे दिया वो था डर के साथ जीना। हर रात जब मैं उनके बगल में लेटती वो कहानियां सुनाती, पर वो कहानियां परियों की नहीं थीं। वो कहानियां थीं उस अंधेरे की जो पहाड़ियों में था, उन बच्चों की जो कभी लौटकर नहीं आए, उन आवाजों की जो रात में पहाड़ियों से आती थीं। दादी का एक ही नियम था, प्रीता, पहाड़ियों की तरफ मत जाना। वहाँ कुछ है जो बच्चों को बुलाता है और फिर छोड़ता नहीं। मैं पूछती, क्या है वहाँ दादी? वो धीरे से कहती, कभी किसी की परछाई जमीन पर देखी है लेकिन सामने कोई ना हो। कभी किसी ने तेरा नाम पुकारा है लेकिन तूने किसी को नहीं देखा। वही है वहाँ। मैं डरती थी लेकिन साथ ही मन के किसी कोने में जिज्ञासा भी थी। कभी कभी जब गांव के दूसरे बच्चे चुपके से पहाड़ियों की ओर खेलने जाते तो मैं खिड़की से उन्हें देखती थी। वो लौट तो आते थे लेकिन उनकी आंखों में कुछ बदल जाता था, जैसे कुछ देखा हो जो कहना मना हो। फिर एक दिन कुछ हुआ जो मेरे पूरे जीवन को बदल गया। नवंबर का महीना था। ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थीं। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी, जैसे हर झोंका एक चेतावनी लेकर आ रहा हो। मैं मम्मी और दादी के साथ आग के पास बैठी थी। अंगीठी में सूखी लकड़ियां जल रही थीं। मम्मी चुपचाप थी, शायद उनका बदन फिर दुख रहा था। दादी हल्के सुर में कुछ गा रही थीं, लेकिन उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। रात के करीब 11 बजे होंगे जब अचानक बाहर चीखने की आवाज आई। वो आ गई। जल्दी बंद करो दरवाजे। हम सब एकदम सन्न रह गए। ये आवाज किसी अपने की थी, शायद हरीश चाचा की। दादी एक झटके में उठीं, मम्मी को उठाया और कहा, लालटेन बुझा दो, दरवाजा मत खोलना। मैं डर के मारे कांपने लगी थी। तभी पापा घर के अंदर दौड़ते हुए आए। साथ में 4-5 और आदमी थे। सबके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे मौत उनके पीछे हो। पापा ने दरवाजा बंद किया, खिड़कियां कस के बंद की और दादी से कहा, उसे अंदर वाले कमरे में ले जाओ अभी। दादी ने मुझे उठाया, बिना कुछ बोले अंदर के कमरे में ले गईं। वो कमरा घर के बिल्कुल पिछवाड़े में था, एक छोटी सी कोठरी जहां हम पुराने बक्से और किताबें रखते थे। वहां कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था जो जाल से ढका था। दादी ने मुझे एक गंदे गद्दे पर लिटाया और मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, चाहे वो मेरी आवाज हो या मम्मी की। समझी? मैं डर के मारे रोने लगी। दादी ने मुझे जोर से गले लगाया और फिर बाहर चली गईं। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ बाहर से आती धीमी धीमी चीखें सुनाई दे रही थीं।
फिर एकदम से सब चुप हो गया। ऐसा सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खटका। प्रीता, दादी हूं मैं, दरवाजा खोल दे। मेरे कान खड़े हो गए। आवाज बिल्कुल दादी की थी, लेकिन उसमें कुछ था, जैसे कोई बोलने की नकल कर रहा हो। प्रीता, मैंने कहा, दरवाजा खोल, ठंडी लग रही है मुझे। अब आवाज बदलने लगी थी। वो दादी जैसी नहीं रही, वो भारी हो गई थी, जैसे कोई गले में कुछ दबाकर बोल रहा हो। मैं डर के मारे सिकुड़ गई। अचानक रोशनदान से एक परछाई दिखी, उल्टे लटके पैरों की परछाई। और फिर वो मुस्कान जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक बेहोश रही। सुबह जब आंख खुली तो घर में सन्नाटा था। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकली, पूरा घर खाली था। मम्मी, पापा, दादी, कोई नहीं था। दरवाजे पर सिर्फ एक चीज थी, एक संतरा, और उसके ऊपर खून से लिखा था, अब तू अकेली नहीं है। मैं आज भी सोचती हूँ, काश उस रात मैं जिद नहीं करती, काश मैं बस दादी के पास ही लेटी रहती। लेकिन उस उम्र में हम समझते कहाँ हैं कि प्यार और डर के पीछे भी कोई कहानी होती है जो सुनाई नहीं जाती, बस निभाई जाती है। वो कमरा, घर के पिछवाड़े की पुरानी कोठरी जिसमें एक पुराना बेड था, वहीं ले जाकर दादी मुझे हर रात चुपचाप लिटा देती थी। बचपन में मुझे लगता था शायद यही रिवाज है। मैं रोज उनके पास ही सोती थी, लेकिन जब भी मेरी नींद गहराती, दादी मुझे उठाए बिना उस कमरे में छोड़ आती, जैसे वो कोई खास जगह हो, मेरी हिफाजत के लिए बनाई गई। एक रात जब मैं उनीदी सी थी, मुझे साफ सुनाई दिया, दूसरे कमरे से धीमी धीमी बातें हो रही थीं। कई आवाजें थीं, पापा, दादी और शायद मम्मी भी। उनके सुर में चिंता थी, डर था, और कुछ ऐसा जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाई। वो कल फिर दिखी थी। खेतों के उस पार पापा की आवाज थी। प्रीता को अब यहाँ ज्यादा नहीं रुकने देना चाहिए, किसी ने कहा। मैं कोशिश करूंगी, दादी की आवाज थी, थकी हुई, टूटी हुई। मेरे मन में डर बैठ गया, लेकिन बचपन में डर भी कहानी जैसा लगता है। अगले दिन सुबह मैंने दादी से पूछा, रात को आप मुझसे क्यों दूर सुलाती हैं? उन्होंने बिना मेरी आंखों में देखे बस इतना कहा, कभी कभी कुछ चीजों से आंखें चुराना ही उन्हें दूर रखने का तरीका होता है। वो क्या चीज थी, ये मैं तब नहीं समझी। उसके कुछ महीने बाद मुझे पास के एक शहर में एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया गया। स्कूल सुंदर था, हरा भरा, लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक खालीपन था। घर की याद, दादी की कहानियाँ, मम्मी की चुप्पी और पापा की वो निगाहें जो हमेशा कुछ छिपा रही होती थीं। हर वीकेंड मैं घर जाती थी, लेकिन हर बार पापा कहते, बेटा अब तुम यहीं मत आया करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं पूछती, क्यों पापा, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? वो झट से मेरी नाक पकड़ लेते, मुस्कुराते हुए कहते, प्रीता तुम सबसे प्यारी हो। लेकिन ये जगह अब अच्छी नहीं रही। दादी हमेशा बीच में कहती, 2 दिन में क्या हो जाएगा, बच्ची है, घर तो उसका है। मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर कौन सी बात है जिसे सब मुझसे छुपा रहे हैं। फिर एक दिन स्कूल में मेरी एक दोस्त राशि एक गाना गुनगुना रही थी, उसकी धुन कुछ जानी पहचानी लगी। क्या है ये, मैंने पूछा। वो बोली, अरे ये तो वो लोकगीत है जो हमारे यहाँ डराने के लिए गाया जाता है। एक चुड़ैल की कहानी है जो पहाड़ियों में बच्चों को खा जाती है, उम्र बढ़ाने के लिए। मैं चौंक गई। कौन सी पहाड़ियाँ? वो जिनके पीछे संतरों का खेत है। तुम तो उधर से हो ना? मेरा दिल धड़क उठा। वही खेत जहां मैं खेला करती थी।
वही खेत जहाँ की मिट्टी हमेशा नम सी रहती थी और हवा में कुछ अजीब सरसराहट होती थी। मैंने उसे कुरेद कुरेद कर पूछा। उसने बताया, मेरे अंकल कहते हैं कि उन्होंने खुद एक बार उस चुड़ैल को देखा था। बाल बिखरे हुए, आंखें सफेद और पाँव जमीन से ऊपर। वो बस बच्चों को देखती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मुझे याद आया वो रात जब पापा घर के अंदर भागे थे, दरवाजा बंद किया था और दादी ने मुझे पिछवाड़े के कमरे में बंद कर दिया था। मैं सब भूलने की कोशिश करती रही, पर डर ऐसे ही नहीं जाता। कई महीने बीत गए। एक बार फिर वीकेंड पर मैं घर गई थी। हमेशा की तरह मैं खेत में खेलने निकल गई। दादी ने वही पुरानी बात दोहराई, बहुत दूर मत जाना प्रीता। मैंने सिर हिलाया, लेकिन बच्चों का मन भटकता है। खेलते खेलते मैं उस पार निकल गई, जहाँ छोटे छोटे पत्थरों की दीवार थी। उसके पीछे एक पगडंडी सी थी जो पहाड़ियों की तरफ जाती थी। वही पहाड़ियाँ जिन्हें देखकर पापा की आंखें डर से भर जाती थीं। मैंने खुद से कहा, बस एक बार देख के लौट आऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम उस पगडंडी पर रखा, हवा बदल गई। एक सर्द झोंका मेरी गर्दन से टकराया, जैसे किसी ने पीछे से फूंक मारी हो। मैं पलटी, कोई नहीं था। लेकिन उस पल जैसे पहाड़ियों से कोई निगाह मुझे देख रही थी। मैं ठिठक गई, सांसें रुकने लगी और तभी मुझे साफ सुनाई दिया, प्रीता। कोई मेरे नाम को खींचते हुए बुला रहा था। वो आवाज दादी जैसी थी, पर उसमें वो अपनापन नहीं था। प्रीता, आजा। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं पीछे मुड़ी, भागना चाहा, लेकिन मेरे पांव मिट्टी में धंसते जा रहे थे। तभी कहीं दूर से दादी की असली आवाज आई, प्रीता, वहां मत जा। मैंने पूरी ताकत से खुद को खींचा और दौड़ती हुई वापस आई। दादी मेरी ओर भागी, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने मुझे गले लगाया और जमीन पर बैठ गईं। तूने उसे देख लिया? दादी ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने सिर हिलाया। दादी ने आसमान की ओर देखा, जैसे कोई प्राचीन प्रार्थना बुदबुदा रही हो। अब वो तुझे पहचान चुकी है। वो शाम बाकी हर शाम से थोड़ी अलग थी। ठंडी हवा अपनी चुप सांसों में कोई और कहानी लपेटे हुए चल रही थी। मैं हमेशा की तरह दादी की चेतावनियों को अनसुना कर चुकी थी। बहुत दूर मत जाना प्रीता, उनका हर रोज का राग, जो उस दिन मुझे जरा भी गंभीर नहीं लगा। पर खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि मैं खेत के कितने भीतर चली गई थी। पीछे मुड़कर देखा तो घर कहीं नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ वो पतली पगडंडी और उसके पार दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ। और तभी मैंने उन्हें देखा। वो पहाड़ियाँ जिनके बारे में मुझे दादी ने कभी भी ठीक से कुछ बताया नहीं था, बस इतना कहा था कि वो बच्चों को नहीं बख्शती। मैं वही खड़ी हो गई। अचानक एक आवाज गूंजी, नीना। पहले तो मुझे लगा मेरे दिमाग की उपज है। हवा के साथ शायद कोई पत्ता हिला हो। लेकिन फिर वो आवाज फिर आई और इस बार साफ साफ, नीना। नीना स्पेनिश में छोटी बच्ची। मैं कभी स्कूल में पढ़ी थी। ये आवाज मेरे ठीक सामने वाली पहाड़ी से आ रही थी। जब मैंने ऊपर देखा तो एक काया वहां खड़ी थी, मेरी तरफ हाथ हिलाती हुई। उसकी पोशाक किसी पंखों से बनी लग रही थी, जैसे कोई उड़ता जीव हो। पर सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी उसकी मुस्कान। काले सड़े हुए दांत और वो आंखें, एकदम काली, बिल्कुल अंधकार जैसी। कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, जैसे मौत खुद झांक रही हो। मुझे डर लगा,
बहुत गहरा डर। मैं नजरें फेरना चाहती थी, लेकिन वो मुझे देख रही थी और मैं जानती थी वो जानती है कि मैंने उसे देख लिया है। वो फिर बोली, इधर आओ, मेरी मदद करो। उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था, जैसे वो इंसानी गले से नहीं, किसी दूसरी दुनिया से निकल रही हो। मैं कांप रही थी, आवाज नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन मेरी गर्दन खुद ब खुद हिल गई। हाँ, मेरे कदम जड़ हो गए थे। मैं नहीं बढ़ी, लेकिन वो चलने लगी। हर कदम पर जमीन सूखी नहीं, बल्कि सीली हो रही थी, जैसे वो अपने साथ गीलापन, सड़न और अंधेरा ले आ रही हो। नीना, देखो मेरे पास क्या है। उसने हाथ बढ़ाया, उसमें कुछ था। शायद कोई गुड़िया या कोई चीज जो खून से लथपथ थी। मैं पहचान नहीं पाई। वो बोली, ये देखो, ये तुम्हारे जैसी ही एक लड़की की थी। अब मैं एक एक कदम पीछे खिसकने लगी, लेकिन वो तेजी से पास आ रही थी। तुम बड़ों की बात नहीं मानती, शैतान लड़की, तू तो मेरी होगी अब। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी, डरावनी और गूंजती हुई, और उसके चेहरे की बनावट भी बदलने लगी थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि धुएं से बनी कोई आकृति हो, हर पल नया चेहरा ले रही हो। उसकी आंखें और काली हो गई थीं, और उस अंधेरे से जैसे मेरे भीतर कोई डर निकल रहा था। वो चीखने लगी, इधर आओ, इधर आओ। मैं एक पल भी नहीं रुकी, पलटी और इतनी तेज भागी कि घास मेरे पैरों को काटती चली गई। मुझे नहीं याद कि मैं कैसे भागी, लेकिन बस इतना याद है, घर पहुंचने में 2 मिनट लगे होंगे, पर वो मेरी जिंदगी के सबसे डरावने 2 मिनट थे। मैं घर के दरवाजे पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। दादी बाहर ही खड़ी थीं, उन्होंने मुझे देखा और बिना कुछ पूछे मुझे गले लगा लिया। उसने तुझे बुलाया? दादी ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। दादी मुझे अंदर ले गई, गीले कपड़े से मेरा माथा पोंछा और मुझे सीने से लगाए रखा जब तक मैं कांपना बंद नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद पापा घर आए। मैं उन्हें देखकर फिर रोने लगी, पर दादी ने उन्हें इशारे में रोक दिया। उसे कुछ मत बताना, मैं बात करूंगी। पापा चुप रहे। उन्होंने बस मुझे देखा, एक ऐसी नजरों से जैसे उन्हें सब पता था, और वो बस उस दिन से डर रहे थे जब मैं खुद उस अंधेरे से टकरा जाऊंगी। उस रात के बाद जब मैं भागते भागते घर लौटी और दादी ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया, हमारे जीवन की दिशा ही बदल गई। अगली सुबह सूरज निकला तो जैसे कुछ हुआ ही न हो। खेत पर वही हरियाली थी, आंगन में मुर्गियां थीं और दादी अपनी सुबह की चाय पकड़ा रही थीं। लेकिन उनकी आंखें रात भर की नींद से खाली थीं। पापा चुप थे और मम्मी हमेशा की तरह खामोश और उलझी हुई। उस दिन दादी ने पापा से एक ही बात कही, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। कुछ ही दिनों में हम गांव छोड़कर शहर चले आए। एक पुरानी कोठी किराए पर ली गई और मैं वहीं दादी के साथ रहने लगी। खेत वहीं के वहीं रहे, पर कभी वापस नहीं गए। 10 साल बाद जब मैं कॉलेज जा रही थी, पापा ने आखिरकार वो खेत बेच दिया। मैं लौटना चाहती थी, बस एक बार, लेकिन दादी ने मना कर दिया। आज जब मैं ये सब लिख रही हूँ, उस बात को पूरे 22 साल हो चुके हैं। दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। मम्मी से मैं आज तक इस बारे में बात नहीं कर पाई, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने भी कभी कुछ बताया नहीं और मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उस इलाके में कहानियां अब भी चलती हैं। लोग अब भी बताते हैं कि वहां की पहाड़ियों में किसी औरत को देखा गया है, एक बुढ़िया जो हवा में तैरती है, जिसकी आंखें एकदम काली या कभी लाल हो जाती हैं, और जो बच्चों को नाम लेकर बुलाती है, नीना।
मैंने कोशिश की कई बार गांव के पुराने लोगों से, स्कूल के दोस्तों से, यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों से भी बात करने की, पर या तो लोग चुप हो जाते हैं या हंसकर टाल देते हैं। कोई मानता नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। पिछले महीने मैंने इंटरनेट पर एक ब्लॉग पढ़ा। एक युवती ने चुड़ैल की एक कहानी लिखी थी। वो कहानी पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी ही कहानी जैसी थी। वही पहाड़ियाँ, वही हवा, वही आवाज और वही लाल आँखें। उस रात मैं देर तक नहीं सो पाई। और तब मुझे एक और कहानी याद आई, एक कहानी जो मेरे साथ नहीं, मेरी मम्मी की बहन के साथ घटी थी। यह बात 1988 की है। तब मेरी मम्मी की उम्र करीब 19 साल थी। उनके पिताजी यानी मेरे नाना जी एक बहुत बड़े किसान थे और उनका घर गांव का सबसे बड़ा घर था। उस घर में 6 बेटियां थीं और एक बेटा। मेरी माँ तीसरे नंबर पर थीं और दूसरी बहन का नाम था लीसा। लीसा आंटी बचपन से ही कुछ अलग थीं। उनकी आंखों में एक गहराई थी और उनके आसपास हमेशा कुछ भारीपन महसूस होता था, जैसे उनके पीछे कोई साया हो। शादी से पहले वो सभी बहनें एक ही बड़े कमरे में सोती थीं। उस कमरे में एक खिड़की थी, जिसके ठीक बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। एक रात की बात है, एलिशा आंटी, जो लीसा के साथ उसी बिस्तर पर सोती थीं, उन्होंने मुझे खुद ये कहानी बताई थी। हम दोनों लेटे हुए बातें कर रहे थे, उन्होंने बताया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और सिर्फ एक हल्की मोमबत्ती की लौ जल रही थी। लीसा खिड़की की तरफ मुंह करके लेटी थीं और मैं उनकी तरफ पीठ करके। तभी लीसा की सांसें तेज होने लगीं। तू देख रही है उसे? उन्होंने फुसफुसाकर पूछा। किसे? एलिशा ने चौंकते हुए कहा। खिड़की के बाहर, पेड़ पर। देखना। पर एलिशा ने मना कर दिया। उन्हें डर लग रहा था। लीसा धीरे से बोली, वो एक औरत है, बहुत बूढ़ी, लेकिन उसके बाल बिल्कुल काले हैं और उसकी आंखें खून जैसी लाल हैं। उनमें कोई पुतली नहीं है, कोई सफेदी नहीं, बस एकदम लाल। वो मुझे देख रही है, बिना पलक झपकाए। उसका चेहरा एक चिड़िया और औरत के बीच का है। उसकी कमर छोटी है, पेट निकला हुआ, जैसे बहुत बूढ़ा हो चुका हो, और कपड़े जैसे किसी काली राख से बने हों। लीसा उसे घूरती रही। उन्होंने कहा, अगर मैंने एक पल के लिए भी नजर हटाई तो वो गायब हो जाएगी और फिर सब कहेंगे कि मैं पागल हूँ। उस रात लीसा ने किसी को नहीं जगाया, बस पूरी रात उस चीज को देखती रही जब तक कि सूरज नहीं निकला। सुबह लीसा की तबीयत बिगड़ गई। बुखार, कंपी और आंखें सूज गई थीं। डॉक्टर ने थकावट और घबराहट बताया, लेकिन घर की महिलाओं को कुछ और समझ आया था। उसके बाद से लीसा अक्सर रात में नींद में बड़बड़ाने लगी, कभी किसी का नाम पुकारती, कभी खुद से बात करती और कभी कभी अचानक बीच रात उठकर खिड़की की ओर देखने लगती। सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक सुबह उनके तकिए के पास एक पंख मिला, काले रंग का, सूखा हुआ और बदबूदार। उस घर में किसी पक्षी का कोई नामो निशान नहीं था। नाना जी ने तब गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। उसने आते ही कहा, ये लड़की किसी के निशाने पर है। वो उसे ले जाने आई थी, पर तुमने वक्त रहते रोक दिया। वो रात, वो खिड़की और वो लाल आंखों वाली औरत, सब कुछ एक डरावने सच की तरह मेरे भीतर आज भी जिंदा है। शायद वो चुड़ैल सिर्फ धारा खेत की नहीं थी। शायद वो हर जगह है, बस किसी ना किसी को नीना कहकर बुलाती रहती है। एलिशा ने जब लीशा की बात सुनी तो उन्होंने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली।
लीशा बार बार बोलती रही, बस एक बार देख ले, वो जा रही है। लेकिन एलिशा ने साफ इनकार कर दिया। लीशा अब कांप रही थी, उसकी सांसें तेज हो गई थीं, और वो जैसे अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रही थी, मानो उस औरत की निगाहों से बंधी हो। तभी एक पल में उसने पूरी ताकत से चीखते हुए बल्ब का बटन दबा दिया। बल्ब एक जोरदार धमाके के साथ फूट गया। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे घर में सबकी नींद खुल गई। दरवाजे खुले, लाइटें जलाई गईं, और सब लोग उस कमरे में आ गए। लीशा बिस्तर पर पड़ी कांप रही थी, रो रही थी, और बार बार कह रही थी, उसने मुझे देखा, वो मुझे देख रही थी। लाल आंखें, एकदम लाल। मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि उस रात लीशा को पकड़कर चुप कराना मुश्किल हो गया था। दादी, मामा, नाना सब उसे चुप करवा रहे थे, लेकिन वो किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। जब सबने बाहर झांक कर देखा, खिड़की से, आंगन से और उस पेड़ की तरफ, वहाँ कुछ नहीं था। न कोई परछाई, न कोई पत्ता हिल रहा था। बस एक अजीब सी गंध हवा में थी, जैसे जले हुए पंखों की। कई दिनों तक लीशा बिस्तर से नहीं उठी। डॉक्टर ने मानसिक थकावट बताया, किसी ने डर का दौरा कहा। लेकिन मम्मी और एलिशा जानती थीं, वो किसी डर की कल्पना नहीं थी, वो कोई था जो आया था। धीरे धीरे ये बात भी बाकी पुरानी डरावनी बातों की तरह दबा दी गई। लेकिन फिर साल 2005 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब पुराना जख्म फिर से खोल दिया। एक रात टीवी पर एक लोकल न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। जंगल में दिखी रहस्यमय उड़ती हुई औरत। 2 पुलिस वालों ने किया दावा। हम सब टीवी के सामने बैठ गए। रिपोर्टर बता रहा था कि पास के जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे 2 पुलिसकर्मियों ने एक बेहद अजीब दृश्य देखा। उनमें से एक ने कहा, हमने देखा एक औरत जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो किसी पंख से बने लग रहे थे। उसकी ऊंचाई बेहद छोटी थी, लेकिन उसके पंजे इतने बड़े थे कि वो किसी जानवर जैसे लगते थे। दूसरे पुलिस वाले ने कहा, वो हवा में उड़ रही थी, जैसे कोई विशालकाय पक्षी, लेकिन उसका चेहरा इंसान का था। नहीं, इंसान से भी ज्यादा डरावना। इंटरव्यू स्पेनिश में था, लेकिन मैंने बाद में उसका अनुवाद पढ़ा। उसमें एक लाइन मुझे आज भी याद है। वो इंसानों जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें ऐसी थीं कि किसी की भी आत्मा निकल जाए। रिपोर्ट में उस चुड़ैल की एक स्केच भी दिखाई गई थी, जो उन्होंने मिलकर बनाई थी। और जब मैंने वो स्केच देखा, मैं चौंक गई, क्योंकि वो चेहरा, वो मुस्कान, वो पंखों जैसी पोशाक और खासकर वो आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी लीशा ने सालों पहले देखी थीं। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ संयोग था? अब थोड़ा मेरे बारे में। मैं शहर में ही रहता हूँ, लेकिन हमारे घर से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा जंगल है। गर्मियों की छुट्टियों में वीकेंड पर मैं अक्सर उस जंगल में घूमने निकल जाता था। वो जंगल मेरी शांति का ठिकाना था। हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट, पेड़ों से छनकर आती धूप और बीच बीच में बहती एक साफ नदी, जैसे कोई दूसरी ही दुनिया हो। पिछले साल की बात है, जब मैं एक बेहद सुंदर सुबह जंगल में घुसा। धीरे धीरे चलते चलते मैं बहुत अंदर तक निकल गया। कई घंटे बीत चुके थे। पेड़ों की घनी छाया और हरी घास पर चलते हुए मैं एकदम खो गया था। जब मैं नदी के किनारे पहुंचा, तो वहां बैठकर थोड़ी देर आराम किया। पानी शीशे जैसा साफ था और उसके भीतर तक दिख रहा था। मन एकदम शांत था, आंखें हल्की। कुछ देर बाद जाने क्यों मैंने जंगल के उस हिस्से में जाने का मन बनाया जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। और जैसे जैसे मैं उस ओर बढ़ने लगा, हवा बदलने लगी। वो गर्म और सुकून देने वाली नहीं रही। अब उसमें कोई सीलन थी,
जैसे कोई सड़ा हुआ पत्ता या गीली लकड़ी। चिड़ियों की आवाजें बंद हो गईं। फिर अचानक मुझे एक धीमी आवाज सुनाई दी, नीना। मैं ठिठक गया। नीना, देखो मेरे पास क्या है। वो आवाज कहीं बहुत पास से आई थी, लेकिन मैं अकेला था। चारों तरफ सिर्फ पेड़, झाड़ियां और मिट्टी। लेकिन जब मैंने बाईं ओर मुड़कर देखा तो वो खड़ी थी, काले पंखों जैसा लबादा, सड़े हुए दांत और लाल आंखें। वही आंखें। उसने एक हाथ बढ़ाया और धीमे धीमे मेरी तरफ आने लगी, जैसे जमीन से नहीं, हवा में तैर रही हो। मैं रुका नहीं, मैं भागा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। रास्ता मुझे नहीं पता था, बस दौड़ता रहा जब तक कि मैं जंगल से बाहर नहीं आ गया। अब मैं समझ गया था, वो सिर्फ धारा खेत की नहीं है, वो हर जगह है जहां कोई नीना होती है, जहां कोई उसे देख चुका होता है। और शायद वो आज भी मुझे ढूंढ रही है। वो शनिवार था। मौसम बेहद साफ, ठंडी सी हवा, नीला आसमान और सूरज ऐसे झांक रहा था जैसे जंगल खुद मुझे बुला रहा हो। मैं अक्सर ही वीकेंड्स में जंगल में घूमने जाता था, शांति की तलाश में, खुद को खुद से जोड़ने के लिए। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मैंने पहले भी कई बार उस जंगल की पगडंडियों पर चला था, लेकिन उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया। हवा घनी होती जा रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट समा रही थी। कोई वजह नहीं थी, बस ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गलत जगह की ओर बढ़ रहा हूँ। कुछ दूर आगे एक पतली सी गली दिखी, पत्तियों और झाड़ियों के बीच से निकलती हुई, एकदम सीधी। मैं उसे देखकर रुक गया। पहले कभी वो रास्ता देखा नहीं था। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर खुद को संभालते हुए उस ओर बढ़ा। जैसे ही मैं उस गली में दाखिल हुआ, एकदम सन्नाटा छा गया। चिड़ियों की आवाजें बंद हो गईं, पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं। तभी एक औरत की बुदबुदाती हुई आवाज सुनाई दी। वो दूर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मंत्र का जाप कर रही हो, धीमे मगर गूंजता हुआ। आवाज में एक लय थी जो रहकर मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं सावधानी से झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ा, पर जैसे ही मैंने पहला कदम उस दिशा में रखा, मेरे पीछे कुछ टूटा टहनी की आवाज। मैं तेजी से पलटा और वहीं खड़ा रह गया। वो खड़ी थी, एक बुढ़िया, न ज्यादा बूढ़ी न जवान, उम्र होगी 50 के आसपास, लेकिन चेहरा ऐसा था जैसे उसने सदियों की नफरत ओढ़ रखी हो। उसका शरीर भारी था, नाटा कद। लेफ्ट हाथ में उसने एक लंबी सी सूखी टहनी पकड़ी थी, जैसे कोई छड़ी हो, पर असल में वो कोई आम लकड़ी नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उनमें एक तीव्र गुस्सा था। वो कुछ सेकंड्स बस मुझे देखती रही, ऊपर से नीचे तक। फिर उसकी आंखों की पुतलियां फैलने लगीं, चेहरा लाल पड़ गया और उसने वो टहनी मेरी ओर तान दी। फिर वो बोलने लगी, एक अजीब भाषा में, शायद लैटिन, शायद कुछ और, लेकिन मैंने साफ सुना, साटन, सैंग्विनम, सैक्रिफिशियम। मेरे बदन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं खड़ा था, पर पैर कांप रहे थे। वो अब जोर जोर से चिल्ला रही थी, टहनी से जैसे मुझे निशाना बना रही हो। उसकी हर चीख के साथ मेरे कानों में झुंझुनाहट होने लगी थी, जैसे कोई अनजान ताकत मेरे सिर के भीतर दबाव बना रही हो। और तभी मैं हंस पड़ा। मुझे नहीं पता क्यों, शायद डर ने दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया, या शायद मेरी बॉडी ने खुद को बचाने के लिए कुछ रिएक्शन दिया। लेकिन उस हंसी के साथ ही कुछ टूट गया। वो औरत चौंकी, उसकी चीख रुक गई।
चेहरा और भी गुस्से में आ गया, लेकिन मैं पलट गया और भागने लगा। जैसे तैसे झाड़ियों को चीरते हुए मैं जंगल के बाहर पहुंचा, लेकिन जैसे ही मेरा पैर जंगल के बाहर पड़ा, मैं फिसल गया। गिरावट अजीब थी, जैसे जमीन ने खुद मुझे खींचा हो। मैं जमीन से टकराया और मेरी एड़ी मरोड़ गई। दर्द ऐसा था कि चीख निकल गई। उसी वक्त भाग्य से पास से एक लड़की जॉगिंग कर रही थी। उसने मुझे देखा और भागती हुई मेरी ओर आई। आर यू ओके? यू नीड हेल्प? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस कराहते हुए गर्दन हिलाई। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उठाया और किनारे बैठाया। मैं जैसे तैसे लंगड़ाते हुए अपने घर पहुंचा और फिर सीधे हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने बताया सीवियर स्प्रेन, लिगामेंट्स पुल्ड बैड, पर असली चोट मेरे पैर में नहीं थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रात में अजीब सपने आने लगे, वो बुढ़िया, उसके मंत्र और एक साया जो मेरे घर की खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता था। मैं रात को जागकर खिड़की देखता, वहां कोई नहीं होता, लेकिन कांच पर एक चिन्ह दिखता, उसी टहनी की खरोंच जो उसने जंगल में मेरे चेहरे की ओर तानी थी। धीरे धीरे मेरी नींद उड़ने लगी, काम बिगड़ने लगे। लोगों से बातें करते वक्त मुझे उनकी आंखों में वही लाल चमक दिखने लगी। एक दिन मैंने फैसला किया, मुझे उस जंगल में फिर जाना होगा और ये समझना होगा वो कौन थी और उसने मुझे क्यों चुना। मुझे पूरा यकीन है उस दिन जब जंगल में उस औरत ने मुझे देखा था और वो अजीब मंत्र पढ़ते हुए मेरी ओर टहनी तानी थी, तभी मेरी जिंदगी किसी उल्टे फेर में फंस गई। पहले कॉलेज की पढ़ाई चौपट हो गई। ध्यान लगाना तो दूर, मैं अब किताब खोलने से भी डरता हूँ, जैसे हर शब्द के पीछे वो लाल आंखें छुपी हों। रात में मुझे नींद नहीं आती। बंद आंखों के पीछे हर बार वही जंगल दिखता है, वही मंत्र, वही चेहरा, वही लाल पुतलियां जो मेरे भीतर झांकती हैं। धीरे धीरे मेरे सारे दोस्त मुझसे कटते गए, बिना किसी वजह के। कोई कॉल नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता। मैं खुद को आईने में देखने लगा हूँ कि कहीं मेरे चेहरे पर कुछ तो नहीं बदल गया। पर ये सब तो बस शुरुआत थी। कुछ महीनों में हमारे परिवार में एक एक कर हादसे होने लगे। चाचा को दिल का दौरा पड़ा, मौसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई और पिछले हफ्ते मेरे कजिन का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि वो तो बच गया, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया अब ये जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं हर रोज सोचता हूँ, क्या ये सब यूं ही हो रहा है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि उस दिन जंगल में उस औरत ने मुझे किसी थाले कर्ज का श्राप दे दिया था और तब से मेरी जिंदगी उसी के अंधेरे में फंसी जा रही है। मैंने चर्च जाना शुरू किया, प्रार्थना की, पुजारी से बात की, पानी पिया, मोमबत्तियां जलाईं, पर कुछ नहीं बदला। हर सुबह वही भारीपन, वही डर और हर रात वही सपना, वही चेहरा। कई बार सोचता हूँ क्या फिर से जंगल में जाऊं, क्या उस औरत से मिलकर माफी मांगूं, लेकिन फिर उसकी वो आंखें याद आती हैं और मेरी हिम्मत चूर चूर हो जाती है। काश उस दिन मैं उसे हंसकर टाल न देता। काश अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी नहीं है, वो मेरी दादी की मम्मी की है, मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने खुद सुनाई थी और उनका चेहरा उस वक्त सख्त, गंभीर और बेहद डरा हुआ था। उन्होंने ये कहानी कभी किसी और को नहीं बताई थी। उन दिनों मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर बहुत छोटी थी। उनका परिवार एक संपन्न जमींदार परिवार था, बड़ी हवेली, नौकर चाकर और ढेर सारे रिश्तेदार। लेकिन उस हवेली में प्यार कम था। उनके पिता यानी मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का एक औरत के साथ अफेयर था।
वो औरत गांव की नहीं थी, किसी दूसरे गांव की थी और कहा जाता था कि वो अकेली रहती थी। उसके घर से अक्सर रात में रोशनी और अजीब आवाजें आती थीं। पूरा परिवार टूट रहा था। रोज झगड़े, रोज रोना और माँ का चेहरा सूखा हुआ, लेकिन आंखों में कोई बुझती सी आग। एक दिन पूरे घर ने मिलकर पिता को समझाया, उस औरत से रिश्ता तोड़ दो, परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो मान गए। बोले, मैं आखिरी बार मिलकर उसे सब साफ साफ कह दूंगा और फिर हमेशा के लिए खत्म। लेकिन वो गए और 6 दिन तक वापस नहीं लौटे। घर में हड़कंप मच गया। किसी ने कहा शायद किसी ने मार दिया, किसी ने कहा वो फिर उसी के पास चला गया। पर छठे दिन रात के करीब 2 बजे वो लौटे। उस रात मेरी दादी अपनी बहनों के साथ एक छोटे से कमरे में सो रही थीं। अचानक तेज चीख की आवाज आई, ऐसी चीख जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो सब उठ गईं और डर के मारे कमरे के दरवाजे की दरार से बाहर झांकने लगीं। उस जमाने में लाइट नहीं होती थी, बस दिए और आग की रोशनी। उन्होंने देखा उनके पापा कमरे के बीचों बीच खड़े हैं और उनकी मम्मी उनके सामने खड़ी थीं, रोती हुई। पापा के मुंह पर एक मोटा काला धागा लिपटा हुआ था, जैसे किसी ने उनके होंठ सिल दिए हों, और वो कांपते हुए एक छोटी सी कैंची से उस धागे को काटने की कोशिश कर रहे थे। हर बार जब वो कैंची मुंह के पास लाते, एक दबी हुई घुटी हुई चीख निकलती थी, ऐसी जैसे कोई बिना आवाज के मदद मांग रहा हो। मम्मी रोती रहीं, लेकिन पास नहीं गईं। और तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी। वो परछाई किसी औरत की थी, जिसके सिर पर सींग थे, पर कमरे में कोई और नहीं था। दादी ने बताया कि अगली सुबह उनके पापा बिस्तर से नहीं उठे। वो बोल नहीं सकते थे। डॉक्टर आए, तांत्रिक बुलाया गया, सबने अपनी बात कही, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि एक भरे पूरे मजबूत आदमी की जुबान अचानक कैसे चली गई। वो जिंदा रहे कई साल, मगर कभी बोल नहीं पाए। दादी ने हमेशा कहा वो कोई औरत नहीं थी जिससे उनके पापा मिलने गए थे, वो कोई इंसान नहीं थी। और अब जब मैं खुद उस जैसी किसी औरत से मिला हूँ, मुझे लगता है वो एक ही है। वक्त के पार, पीढ़ियों के पार, गांव से जंगल तक, वो चुड़ैल आज भी जिंदा है। वो अब भी शाप देती है और शायद वो मुझसे कुछ चाहती है। जब मेरी दादी ने ये कहानी सुनाई थी, तब मैं कोई 10 साल का रहा होऊंगा, लेकिन आज भी उसकी हर बात, हर भाव मेरे ज़हन में जैसे ताज़ा जिंदा है। जिस पल उन्होंने कहा था कि पता है बेटा, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर का मुंह किसी ने सी दिया था, मेरी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई थी। उन्होंने बताया उस रात जब दबी हुई चीख से बच्चों की नींद टूटी थी और वो सब झांककर देख रहे थे, तब उनकी माँ यानी मेरी परनानी अपने घुटनों के बल गिरकर जोर जोर से प्रार्थना करने लगी थीं। उनके पति, जिनका मुंह किसी मोटे काले धागे से सिल दिया गया था, वो छटपटा रहे थे और बड़ी मुश्किल से उन टांकों को एक छोटी सी कैंची से काटने की कोशिश कर रहे थे। जब आखिरकार उन्होंने सारे टांके काट डाले तो वो लड़खड़ाते हुए अपनी पत्नी के पास पहुँचे, लेकिन वो सिर्फ आंखें बंद किए बैठी रहीं, भगवान का नाम लेती हुई जैसे डर से जम चुकी हो। ये सब अपने बिस्तर में घुस गए, ब्लैंकेट में सिर छिपा लिया। इसके बाद कई दिन तक उनके पापा कुछ बोल नहीं पाए, बस उसी तरह की घुटी घुटी आवाजें निकालते थे, न चीख न शब्द, बस एक असहाय सिसकी जो भीतर तक काट जाती थी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। सबने मान लिया था उन पर किसी ने जादू कर दिया है। और फिर घर के बड़ों ने एक फैसला लिया, उन्हें घर के पीछे वाले बाड़े में रख दो।
वही बाड़ा जिसमें बकरियां पाली जाती थीं। अब वहीं उन्हें खाना पानी पहुंचाया जाता, वहीं सोने को दिया जाता। वो एक कोने में बैठे रहते, चुपचाप, बेबस। वो किसी से कुछ नहीं कहते थे, सिर्फ देखते थे गीली आंखों से। कई हफ्तों बाद उनकी आवाज लौटी, तब उन्हें वापस घर लाया गया। लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। कुछ टूट चुका था, नजर में, चाल में और शायद आत्मा में भी। लोग अब उनसे कतराने लगे थे। बच्चे पास नहीं जाते थे। पत्नी दिन भर मंत्र पढ़ती रहती थी और रात को कमरा बंद करके सोती थी। कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी चोट के। और तब गांव के एक बुजुर्ग ने सबके सामने कहा, जिस औरत से उनका चक्कर था वो चुड़ैल थी। उसने उनके मुंह इसलिए सी दिया ताकि वो कभी भी अपनी पत्नी से माफी ना मांग सकें, ताकि वो अंत तक उस डर के साथ जिएं कि उन्होंने किससे प्रेम किया था। दादी बड़ी हुई और शादी के बाद भी उसी घर में रहीं। जब वो गर्भवती थीं, तब उन्हें अक्सर रात में उस बकरी वाले बाड़े से किसी के रोने की आवाजें आती। कभी कभी तो वही घुटी हुई चीखें, एकदम वैसी जैसी उन्होंने बचपन में सुनी थीं। वो उठकर जाती, बाहर झांकती, बाड़े में कोई नहीं होता, लेकिन दीवार पर किसी के पंजों की गीली छाप जरूर होती। धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ने लगीं। कभी दिन में भी आ जाती। बकरियां अजीब तरह से मिमियाने लगती। एक दिन उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा बाड़े में एक औरत की झलक। काले बाल, पीठ झुकी हुई और हाथ में वही टहनी जो कभी मेरे साथ जंगल में थी। दादी चीखी, पूरा घर जागा और उसी हफ्ते उन्होंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई, मैं कांप गया था। उन्होंने आखिरी में सिर्फ एक बात कही थी, ये सिर्फ तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर की गलती नहीं थी, वो औरत अब भी है, शायद कभी माफ नहीं करती। और दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि चुड़ैलें सिर्फ किस्सों में होती हैं, तो मेरी दादी की कहानी सुनकर शायद आपको भी यकीन आ जाए कि कुछ डर असली होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो अब भी इन चीजों को सिर्फ कल्पना मानते हैं। हमारा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर के बेहद करीब है। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब मैं आपको एक और सच्ची डरावनी कहानी सुनाने आऊं तो आप उसे मिस न करें। मेरे फेसबुक पेज और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि अगर कभी ये चैनल बैन हो गया तो वहीं से मैं अपडेट्स दूंगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची डरावनी कहानी है जिसे आप पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। अब मैं जल्द लौटूंगा एक नई असली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहें और अगर किसी रात किसी का मुंह सिला हुआ दिखे तो पलटकर मत देखना। गुड बाय।